दोस्तों, आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। इसमें हम लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए उपकेंद्रण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी अपकेंद्रण, ऑप्शन डी अपोहन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्री बल वॉशिंग मशीन में अपकेंद्री आधार का ड्रम होता है जो कपड़े और पानी को घुमाता है। इस घूमने की वजह से कपड़ों और पानी पर अपकेंद्री बल लगता है। यह बल बाहर की ओर होता है। धोने के चक्र के दौरान पैडल साबुन के पानी में कपड़े को भिगोता है। जब कपड़े ड्रम में घूमते हैं तो केंद्रापसारण बल की वजह से छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलता है और कपड़े सूख जाते हैं। जेम्स किंग ने 1851 में यांत्रिक मशीन की खोज की थी। अगला प्रश्न है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। ऑप्शन ए त्वरण के साथ ऊपर, ऑप्शन बी समान गति से नीचे, ऑप्शन सी समान गति के साथ ऊपर, ऑप्शन डी त्वरण के साथ नीचे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी त्वरण के साथ नीचे। जब लिफ्ट तेजी से नीचे जाती है तो उसमें खड़े व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिफ्ट नीचे जाते समय व्यक्ति और लिफ्ट दोनों नीचे की ओर गति करते हैं। इस वजह से व्यक्ति पर लगने वाला शुद्ध बल कम होता है और वह हल्का महसूस करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से जाती है तो उसमें खड़ा व्यक्ति का आभासी भार उसके वास्तविक भार से ज़्यादा होता है। अगर लिफ्ट एक समान गति से ऊपर जा रही है तो उसमें खड़े व्यक्ति को अपना वास्तविक भार महसूस होता है। अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाए तो उसमें सवार व्यक्ति का भार शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, पानी के लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए पास्कल का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के मुताबिक किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोने पर उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा उस विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। लोहे की सुई पानी में डूब जाती है क्योंकि इसका घनत्व तो पानी से ज़्यादा होता है। इसलिए जब सुई पानी में डाली जाती है तो वह कम पानी विस्थापित करती है और विस्थापित पानी का भार उसके भार से कम होता है। वहीं जहाज का आयतन बड़ा होता है इसलिए वह ज़्यादा पानी विस्थापित करती है और विस्थापित पानी का भार उसके भार से ज़्यादा होता है। इस वजह से जहाज पानी की सतह पर तैरता रहता है। अगला प्रश्न है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए बढ़ेगा, कम होगा, ऑप्शन बी पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उतना ही रहेगा। जब पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बर्फ पहले आयतन के बराबर पानी को विस्थापित करती है और जब यह पिघलती है तो यह पानी में उतनी ही मात्रा घेर लेती है। आर्किमिडीज सिद्धांत के मुताबिक कोई भी तैरती वस्तु अपने द्रव्यमान के बराबर पानी के आयतन को विस्थापित करती है। इस सिद्धांत का इस्तेमाल अनियमित वस्तुओं के आयतन को मापने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक लंबा, ऑप्शन बी वही रहेगा, ऑप्शन सी गोलाकार, ऑप्शन डी अधिक छोटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वही रहेगा। भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में मोमबत्ती को जलाने पर ज्वाला उत्पन्न हो सकती है लेकिन वास्तविक निर्वात में यह संभव नहीं है। मोमबत्ती की लौ में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं और हर क्षेत्र का तापमान और रंग अलग अलग होता है। मोमबत्ती की नीली लौ सबसे गर्म होती है क्योंकि यह लौ का बाहरी भाग होता है।
मोमबत्ती की लौ के सबसे निचले और सबसे ठंडे हिस्से को जोन कहते हैं। मोमबत्ती के जलने से ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा निकलती है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, लेकिन मोम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की इकाई जूल है। ऊर्जा मापने की मानक इकाई है। गतिज ऊर्जा की गणना वस्तु के द्रव्यमान के आधे को वेग के वर्ग में गुणा करके की जाती है। अगला प्रश्न है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन ए चाल बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी भार घट जाएगा, ऑप्शन सी भार बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी ऊर्जा कम हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चाल बढ़ जाएगी। किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में गति बढ़ जाती है, अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अणु तेजी से कंपन करने लगते हैं, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अणु एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठोस पदार्थ मिलकर तरल बन जाता है, तरल उबलकर गैस बन जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी किलो कैलोरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस तापमान मापने की इकाई है। यह अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में तापमान मापने की 2 इकाइयों में से एक है। इसका नाम स्वीडिश खगोलशास्त्री एंडर्स सेल्सियस के नाम पर रखा गया है। इसे पहले सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। इस पैमाने पर पानी का हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप घट जाता है? ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी न घटता है न बढ़ता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान बढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गिरने के दौरान 80% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और पानी उसे शोषित कर लेता है। वहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता जाता है। इसके लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें हवा का दबाव और जल वाष्प की मात्रा शामिल है। हर 100 मीटर पर तापमान औसतन 0.65 डिग्री सेल्सियस कम होता जाता है। अगला प्रश्न है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? ऑप्शन है समुद्र तट पर, ऑप्शन बी शिमला में, ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट पर, ऑप्शन डी समुद्र की गहराई पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट पर। माउंट एवरेस्ट जैसी ज़्यादा ऊंचाई पर चावल को पकाने में ज़्यादा समय लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर पानी कम तापमान पर उबलता है। ज़्यादा ऊंचाई पर भोजन पकाने के लिए जरूरी गर्मी नहीं मिल पाती, क्योंकि गर्मी पानी वाष्प के रूप में निकल जाती है। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ पानी वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमांक, ऑप्शन बी त्रिक बिंदु, ऑप्शन सी कांतिक ताप, ऑप्शन डी क्वथनांक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वथनांक। क्वथनांक को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर एक तरल पदार्थ वाष्प में बदल जाता है, जब उसका वाष्प दाब आसपास के वातावरण के दबाव के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा? ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन सी तेजी से बढ़ेगा, ऑप्शन डी घटेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी घटेगा। किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया में द्रव के उच्च ऊर्जा वाले अणु सतह छोड़ देते हैं, जिससे द्रव की औसत गतिज ऊर्जा और तापमान कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है? ऑप्शन ए पनडुब्बी नोदन में, ऑप्शन बी अतिचालकता विषयक अनुसंधानों में, ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में, ऑप्शन डी तुषार मुक्त परिस्थितियों में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी में। निम्न ताप इंजन का रॉकेट प्रक्षेपण के तीसरे चरण में प्रयोग किया जाता है।
निम्न तापीय इंजनों में इंजन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रहों को भूस्थैनिक कक्षा में 36,000 किमी की ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए इन्हीं क्रियोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी जलवाष्प, ऑप्शन सी हीलियम, ऑप्शन डी धूल कण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी धूल कण। धूल के कणों के कारण वातावरण में प्रकाश का विसरण होता है। विसरण उच्च सांद्रता के क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से किसी का भी शुद्ध उतार चढ़ाव होता है। अगला प्रश्न है, आकाश का नीला रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन ए विवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी परावर्तन के कारण, ऑप्शन डी अपवर्तन के कारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होती है। तो नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा के छोटे अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित होता है। इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।